से की बातचीत, कहा कोविड की चुनौती अभी नहीं हुई है समाप्त, लोगों से सतर्क रहने की अपील। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अवधि, खरीफ मौसम के लिए खाद पर सब्सिडी में बढ़ोतरी। राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को मिला कृषि ऋण माफी योजना का लाभ, किसानों का करीब 1550 करोड़ रुपए का ऋण माफ। और भाजपा ने राज्य भर में निकाली हाहाकार रैली, पानी बिजली की समस्या को लेकर सरकार को घेरा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने इससे बचाव के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। देश में कोविड की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत में श्री मोदी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई, उस लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी है। सभी देशवासी ओमिक्रॉन लहर से सफलतापूर्वक निपटे, बिना पैनिक किए देशवासियों ने मुकाबला भी किया। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान वैश्विक चुनौतियों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने राज्य सरकारों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की अपील की। अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड पर आयोजित समीक्षा में प्रोजेक्ट भवन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया है,
उसका अनुपालन किया जाएगा। श्री गुप्ता ने केंद्र सरकार से 6 से 12 साल के बच्चों को मुफ्त वैक्सीन तथा सभी उम्र के लोगों को बूस्टर डोज फ्री देने की मांग की। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 2,927 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2,252 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान 2,252 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.59% पर आ गया है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.58% है। देश में अब भी कुल सक्रिय मरीजों की जो संख्या है वो 16,279 है। अब तक कोरोना महामारी को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 4,25,25,563 हो गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है। हालांकि इस अवधि में 3 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही रांची में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 18 हो गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,88,19,00,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अवधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा खरीफ मौसम के लिए खाद पर सब्सिडी को बढ़ाकर 60,399 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डेटा सेवाओं में सुधार के लिए 2G मोबाइल सेवाओं को 4G में अपग्रेड करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड परियोजना को मंजूरी दी गई है। ये सामाजिक सुरक्षा की योजना के साथ सभी स्ट्रीट वेंडर्स को जोड़ने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार जो भी एलिजिबल हैं उनको 8 योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया गया है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड, पीएम जनधन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना और रजिस्ट्रेशन अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर जननी सुरक्षा योजना और पीएम मातृ वंदना योजना। राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1 लाख से अधिक लोगों का करीब 1,550 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है। कृषि निदेशक निशा उरांव ने बताया कि सरकार सभी योग्य किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सफल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना, नई फसल के लिए ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना, कृषि समुदाय के पलायन को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिदिन 906 किसानों को इस योजना का लाभ दे रही है। इस योजना को सफल बनाने के लिए किसान कॉल सेंटर से भी लोगों को मदद दी जा रही है। भाजपा ने आज बिजली पानी की समस्या को लेकर राज्य भर में हाहाकार रैली निकाली। उपराजधानी दुमका में जुलूस का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में बिजली और पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को इसकी चिंता नहीं है। और यहाँ का विकास नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों का विकास हुआ, इनकी तिजोरी भर गई। ये लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं। सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर उतारने में नाकाम रही है। केंद्र सरकार से प्राप्त पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। शिव सोरेन हेमंत सोरेन का नाम ही नहीं गिराया, इसलिए ये यहाँ के दुख दर्द को नहीं जानता। और जब तक ये लोग रहेगा, झारखंड का ये स्थिति रहेगा। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि 28 माह के अपने कार्यकाल में हेमंत सरकार ने सिर्फ राज्य को लूटने का काम किया है। परिवार चलाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं ये तो बिजली से भी हम लोगों को मुक्त कर दिया है।
भाजपा नेताओं ने जुलूस के दौरान सरकार विरोधी नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। इधर बिजली पानी की समस्या को लेकर भाजपाइयों ने गुमला नगर परिषद के समक्ष भी प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे राज्य में बिजली पानी को लेकर हाहाकार मचा है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। लेकिन डीएमएफ फंड को अगर आज इस गुमला जिला में आप जांच कर दो तो ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार निकलेगा। कहीं भी उन क्षेत्रों में वो पानी की बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है और अन्य स्वास्थ्य बुनियादी समस्याओं का कोई निराकरण किया गया है। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को जनता के बीच उजागर करेगी। रंगदारी कमीशन को उगाही करने का जो काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन शुरुआत हो चुका है और अगर जल्द से जल्द उस पर पाबंदी नहीं लगे तो भारतीय जनता पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार रहेगी। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। उधर चाईबासा में प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेताओं ने हेमंत सरकार से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर बिजली पानी जैसी बुनियादी जन समस्याओं पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गगराई, वरिष्ठ नेता अनूप सुल्तानिया और जेबी तुविद ने किया। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशी 2 मई तक नामांकन के पर्चे दाखिल कर सकेंगे, जबकि 4 और 5 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 6 और 7 मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन ने आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर विभिन्न कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इंस्पेक्टर आलोक सिंह वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। विड्रॉल की प्रक्रिया चल रही है, तो इसके बाद अब जो पहले फेज का जो वोटिंग है वो 14 को निर्धारित है और काउंटिंग में 17 को है। इसको लेकर सभी कोषांग के बड़ी प्रभारियों के साथ रूट प्लानिंग कौन से कुछ सेंसिटिव है, वाहन कोषांग, नगर कोषांग, प्रशिक्षण, मैन पावर, विधि व्यवस्था, परीक्षा कोषांग, सभी कोषांगों के साथ बैठक की गई है और तैयारियों का जायजा लिया गया। और आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि फर्स्ट फेज का इधर बोकारो जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर की जा रही है। आज पीठासीन पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनरों ने मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया। सामान्य प्रेक्षक प्रदीप कुमार ने कहा कि मतदान केंद्र के प्रभारी के रूप में पीठासीन अधिकारियों का दायित्व सबसे अधिक होता है, इसलिए उन्हें मतदान के सभी पहलुओं की विशेष जानकारी दी गई। उधर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने भी विभिन्न कोषांगों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सामान्य और व्यय प्रेक्षकों को विभिन्न कोषांगों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। पश्चिमी सिंहभूम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरणों में होना है। बैठक की गई, जिसमें सभी प्रेक्षकों और व्यय प्रेक्षकों को ये जानकारी उपलब्ध कराई गई कि विभिन्न कोषांगों में क्या कार्य हुए हैं और उनको जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात उनके सजेशंस लिए गए। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव में भरपूर मात्रा में मतदान करें और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने में हमारा सहयोग दें। राज्यपाल रमेश बैस ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों नेताओं को झारखंड की स्थिति से अवगत कराया।
झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक समरी लाल की जातीय स्क्रूटनी कमेटी के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। भाजपा विधायक ने कोर्ट में इससे संबंधित एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि कोई ऐसी कार्रवाई हुई जिससे आपकी सदस्यता पर खतरा उत्पन्न हो रहा हो, तब उस पर स्टे की मांग आप कर सकते हैं। कमेटी के उस आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें जातीय स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया गया है। उस मामले पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत समरी लाल के मामले में प्रतिवादी कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश बैठा को पार्टी बनाया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संयोजक सह झारखंड इंटेलेक्चुअल फार्म के फाउंडर अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा है कि झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां के लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। राजधानी रांची में आयोजित झारखंड ग्लोबल कन्वेंशन के मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संयोजक प्रेम कुमार ने कहा कि झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़कर आगे ले जाने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरीके से आज पूरी दुनिया लीड कर रही है, झारखंड के युवा पूरे विश्व के जितने भी बड़े बड़े नामचीन कंपनियां हैं जो पूरे विश्व में अपना परचम बनाए हुए हैं। ब्लू फाउंडेशन के पंकज सोनी ने कहा कि राज्य में आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को प्रेरणा स्रोत बनाकर अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, जिसमें झारखंड के जो लोग बाहर बढ़िया काम कर रहे हैं या राज्य में भी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कुछ बना रहे हैं, कोई बांस का काम कर रहा है, कोई खान पान में है या कोई प्राकृतिक संपदा के ऊपर में कुछ अच्छा काम करें, तो इन लोगों को अब हम मोबिलाइज करें और इनको हम प्रेरणा स्रोत बनाएं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड किया जाए, आत्मनिर्भर किया जाए। ग्लोबल कन्वेंशन में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीणों को इस अभियान से जोड़ने पर बल दिया गया। रांची से सरिता की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य कर्मचारी चयन आयोग की संशोधित नियुक्ति नियमावली के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण की खंडपीठ ने सरकार के जवाब पर असंतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने सरकार से 11 मई को स्पष्ट जवाब अदालत में देने को कहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा किए जाने वाली नियुक्ति की संशोधित नियमावली के विरुद्ध दायर याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार हिंदी और अंग्रेजी विषय को हटाकर उर्दू को इसमें शामिल किए जाने से पूर्व किसी प्रकार का डाटाबेस तैयार किया गया है या नहीं, इसके लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से 11 मई के पूर्व दाखिल करें। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 11 मई का समय निर्धारित किया। बिहार के उत्पाद विभाग की टीम ने बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी कर एक बंद पड़ी फैक्ट्री से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग के डीएसपी अभय प्रसाद ने बताया कि वैशाली जिले में अवैध शराब के 2 ट्रक पकड़े गए थे। उत्पाद विभाग वैशाली की पूछताछ में पकड़े गए कारोबारियों ने बताया कि बोकारो के बालीडीह से बिहार में अवैध रूप से कराची आपूर्ति की जा रही है। उसके निशानदेही पर यह छापामारी की गई। हाल ही में कुछ ट्रक्स पकड़े गए थे शराब के, वहाँ पर कुछ लोग पकड़े गए थे। उसमें से एक ने बताया
कि शराब जहाँ पर लोड होती है बोकारो बालिटी में, वहाँ पर जाकर मैं उस गोडाउन को बता सकता हूँ। तो उसी की निशानदेही पर हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक गोडाउन है और यहाँ पर भारी मात्रा में कार्टून्स हैं, खाली बोतल के कार्टून्स हैं और गोडाउन के अंदर शराब लोड कार्टून्स भी हैं और भारी राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी पड़ रही है। फिलहाल इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक रांची समेत पूरे प्रदेश में तेज धूप के साथ गर्म हवा चलेगी। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से लू से बचने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार रांची का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पाकिस्तान और राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवा के कारण झारखंड में भी गर्मी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि अभी इससे राहत मिलने की उम्मीद कम है। चक्रधरपुर रेल मंडल की उपभोक्ता सलाहकार समिति की आज बैठक में सदस्यों ने स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की कमी का मामला उठाया। साथ ही बंद पड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने तथा आवश्यक मार्गों पर नई ट्रेन चलाने की भी मांग की। समिति के अध्यक्ष सह मंडल रेल प्रबंधक विजय साहू ने कहा कि सदस्यों के सुझावों पर अमल किया जाएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कृषि बाजार शुल्क को प्रभावी बनाने के सरकार के निर्णय के खिलाफ फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके तहत आज रांची के जाकिर हुसैन पार्क में धरना दिया गया। तत्पश्चात राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। कोडरमा के उपायुक्त ने अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनी तथा उसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनता दरबार में जिले के दूर दराज से ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर आए थे। गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप ने गलत सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर कुछ वृद्धा पेंशन भोगियों का पेंशन बंद करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही बंद पेंशन को फिर से चालू करा दिया है। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर कोडरमा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक हुई। प्रधान जिला जज ने न्यायिक पदाधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन की दिशा में आवश्यक पहल करने की अपील की। भाजपा विधायक समरी लाल की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से जाति स्क्रूटनी कमेटी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांग जनों के लिए कैंप लगाकर आधार कार्ड बनाने की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने 30 अप्रैल तक सभी दिव्यांग जनों को आधार कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। भाजपा ने रांची में हेमंत सरकार के विरोध में हाहाकार रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार से इस्तीफा देने की मांग की। रांची के सिंहमोड़ स्थित कल्याणपुर में एक कार टर्न लेते समय पलट गई, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। केंद्रीय पथ परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने झारखंड के नेशनल हाईवे 419 के पोखरिया मोड़ से गोविंदपुर रोड तक 4 लेन सड़क की स्वीकृति दी है। इस सड़क के चौड़ीकरण पर 300 करोड़ खर्च होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी ट्वीट करके दी है। पंचायत चुनाव में ऐसे निवर्तमान जनप्रतिनिधियों को भी चुनाव में शामिल होने का मौका मिल गया है, जिन्हें किन्हीं कारणों से 2015 से 2020 की अवधि में निलंबित कर दिया गया था। गुमला के तेलागांव पंचायत के मुखिया ने अपनी वित्तीय शक्ति जब्त किए जाने और निलंबन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया। चाईबासा अनुसूचित जनजाति बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं को तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। सामाजिक कार्यकर्ता जस्टिन अनूप बागे ने
तंबाकू से होने वाली बीमारी और नुकसान के बारे में जानकारी दी। और अब आइए देखते हैं बेंगलुरु में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें दिन की स्पर्धा के अंश। वहीं सिद्धांत सेजवाल ने रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई, जबकि जतिन के हिस्से में कांस्य पदक आया। वहीं महिलाओं की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में प्रीता ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं वी वर्षा ने सिल्वर पदक जीतने में कामयाबी हासिल की, जबकि अभिषिता को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कल्याणी सक्सेना ने स्वर्ण पदक जीता। कल्याणी ने 2 मिनट 31.98 सेकंड का समय निकालकर यह मेडल अपनी झोली में डाला। वहीं सृष्टि उपाध्याय ने रजत पदक हासिल किया, जबकि भावना को कांस्य पदक मिला। तैराकी में ही पुरुषों की 4 गुणे 100 मीटर स्पर्धा में तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी ने बाजी मारते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मेजबान जैन यूनिवर्सिटी को रजत पदक मिला, जबकि एडामास। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। हम महात्मा गांधी के सहयोगी मणिभाई भीमबाई देसाई का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 27 अप्रैल 1920 को गुजरात के सूरत में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल में रहना पड़ा। 1946 में महात्मा गांधी ने मणिभाई देसाई को पुणे के निकट स्थित उरली कंचन भेजा। उन्होंने ग्रामीण लोगों के हित में कई पहल की और उनको बढ़ावा दिया। इनमें सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में जल वितरण प्रणाली की स्थापना, उरली कंचन में व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के विशेष उद्देश्य के साथ ग्रामीण स्कूल और संयुक्त सहकारी कृषि सोसाइटी की स्थापना शामिल है। भारत सरकार ने देसाई को पद्मश्री से सम्मानित किया। 14 नवंबर 1993 को पुणे में उनका निधन हो गया। उन्होंने जिन संस्थानों की स्थापना की, वो लगातार राष्ट्र और लोगों की सेवा में आज भी संलग्न हैं। इस महान गांधीवादी देशभक्त को हमारा शत शत नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी अंजना देवी चौधरी को याद कर रहे हैं। उनका निधन 27 अप्रैल 1981 को हुआ। उन्होंने अपने पति स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी के साथ मिलकर राजपूताना रियासतों की सामंती नीतियों से लड़ाई लड़ी। 1920 में स्थापित राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से अंजना देवी ने गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों के हितों के लिए काम किया। अंजना देवी ने 1921 से 1924 तक मेवाड़ और बूंदी की महिलाओं में राजनैतिक चेतना जगाई। उन्होंने सामाजिक सुधार के कार्य और सत्याग्रह भी किया। बाद में अंजना देवी ने बिजोलिया में 500 महिलाओं के जुलूस का नेतृत्व किया और गिरफ्तार किसानों को रिहा कराया। 1932 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 2 बार जेल भेजा गया। वो 1930 के दशक में डूंगरपुर रियासत के भीलों की सेवा में समर्पित रहीं। वो 1939 से 1942 तक सेवाग्राम आश्रम में रहीं और महात्मा गांधी के कार्यक्रमों में शामिल हुईं। अंजना देवी 5 साल तक भारत सेवक समाज के महिला सूचना विभाग के संचालन में भी व्यस्त रहीं। उन्होंने जीवन भर जन सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता सेनानी अंजना देवी को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। आज हम महान समाज। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। कहा, कोविड की चुनौती अभी नहीं हुई है समाप्त, लोगों से सतर्क रहने की अपील। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अवधि। खरीफ मौसम के लिए खाद पर सब्सिडी में बढ़ोतरी। राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को मिला कृषि ऋण माफी योजना का लाभ। किसानों का करीब 1550 करोड़ रुपए का ऋण माफ। और भाजपा ने राज्य भर में निकाली हाहाकार रैली। पानी बिजली की समस्या को लेकर सरकार